नमस्कार। अभी आप सभी को देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं अभिव्यक्ति और माध्यम। ठीक है, अभिव्यक्ति और माध्यम। ये कक्षा 11वीं 12वीं के लिए लगा हुआ एक पूरक पुस्तक है जिसमें पत्रकारिता इत्यादि के विषय में बताया गया है और इसी में ही बताया गया है कि कविता कैसे बनती है। ठीक है, कविता कैसे बनती है, कविता कैसे बनती है। जो भी कवि लोग हैं वो कविता बनाते हैं, लेकिन बनाते किस मेथड से हैं वो यहाँ पर उसकी जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है वो बताई गई है। ठीक है, जो पूरा प्रोसेस है उसको हम जानेंगे, कविता कैसे बनती है। वीडियो आप अंत तक देखना और समझेंगे इसको साथ साथ में कि इस तरह से बनाएं आप कविता। तो चैनल पे अगर नए हैं आप तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें आप। और इसी तरह से इस पुस्तक के संदर्भ में, अभिव्यक्ति और माध्यम के संदर्भ में सभी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी और आरोह भाग 1 2 दोनों मिल जाएंगी, वितान भी मिल जाएगा, सब आपको इस चैनल पे उपलब्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। तो कविता की अगर बात करें तो मान लो ये कविता है, तो कविता का जो मूल रूप है वो छंदबद्ध होता है। ठीक है, क्या होता है? छंदबद्ध। मान लो ये कविता है तो कविता के चारों तरफ जिसने उसको घेर के रखा हुआ वो क्या है? छंद। ठीक है, छंद क्या चीज़ होती है इसको समझना पहले बहुत ज़रूरी है। छंद क्या होता है? छंद का अर्थ है स्वरों का एक निश्चित नियम क्रम होना। ठीक है, जो स्वर होते हैं ना, जो आवाज़ होती है, स्वरों का एक निश्चित क्रम होगा। ठीक है, एक निश्चित क्रम होगा, मतलब जो रूल में बंधा हुआ होगा। स्वरों का एक निश्चित क्रम किसको कहते हैं? एक सीक्वेंस को। अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 लिख रहा हूँ तो ये क्या है? एक निश्चित क्रम है। अगर मैं लिखता हूँ 1 3 5 7 9 तो ये निश्चित क्रम नहीं है। तो स्वरों का एक निश्चित क्रम जो है वो छंद कहलाता है। तो कैसे कहलाता है वो छंद, उसको और ज़्यादा हम समझेंगे। कहते हैं कि जब कोई रचनाकार अपनी भावनाओं को स्वर कहते हैं सुर। ठीक है, इसमें सुरों की आवश्यकता पड़ती है। जब कोई रचनाकार कौन होता है? जो कविता को बनाता है, जो कविता की रचना करता है। तो क्या है कि जब कोई रचनाकार है क्या करता है? अपनी भावनाओं को, रचनाकार क्या करता है? अपनी भावनाओं को। हर इंसान की अपनी अपनी भावनाएं होती हैं और जो रचनाकार जो कविता बनाती हैं उसकी जो भावनाएं हैं उसमें वो कविता छुपी होती है। तो भावनाओं को सुरों के निश्चित नियम से गति से कहना आरंभ करता है। मतलब भावनाओं को क्या करता है? वो स्वरों में बांध देता है और उसको उन स्वरों में बांध करके उसको क्या करता है? एक निश्चित गति से, ठीक है, जो डेफिनेट गति है उससे और यति से कहना आरंभ करता है। गति यति से कहना शुरू करता है तो कविता की रचना होती है। तो उससे क्या होने लग जाती है? कविता बनने लग जाती है। अब यहाँ ध्यान देने योग्य एक बात ये है कि छंद के नियम ना तो सीखे जाते हैं ना गिने जाते हैं। जो छंद है ना उसके नियम सीखे भी नहीं जाते, गिने भी नहीं जाते, अभी तो ये जन्मजात होते। जो कवि है उसके जन्म से उसको ये सब मिल गया, ये जन्मजात होते हैं। जैसे आप देखते होंगे कबीर जी हैं या सूर जी हैं या तुलसी जी हैं, ये क्या थे? ये जन्मजात कवि थे। ठीक है, ये जन्मजात मतलब जन्म से जब पैदा हुए तभी से कवि थे। इन्हें सरस्वती पुत्र अर्थात सरस्वत भी कहा जाता है, इसलिए इनको ऐसा मान लिया जाता है कि ये सरस्वती के पुत्र थे, तभी तो इनके अंदर इतने अच्छे गुण थे। किसके? काव्य रचने के, कविता बनाने के। वास्तव में सांसों के आरोह अवरोह से छंदों का जन्म होता है। जो हमारे अंदर सांसें आती हैं, इनका आरोह मतलब ऊपर जाना और अवरोह मतलब नीचे आना। सांसों का ऊपर नीचे जो आना है वही जो क्या करता है? छंदों को जन्म देता है। अधिकतर छंद जो है नियमबद्ध होते हैं। अधिकतर जो छंद हैं, जो हिंदी के छंद हैं, उनमें क्या है? नियम है। नियम किसको कहते हैं? रूल। तो रूलों में बंधे हुए होते हैं जो अधिकतर छंद हैं।
ठीक है। उनमें संगीत और लय का एक निश्चित उत्थान पतन होता है, किंतु कुछ छंदों में निश्चित नियम ना होकर जबरदस्त लय और प्रभाव होता है। जिस प्रकार पहाड़ों से गिरते झरने में एक निश्चित लय नहीं होती, मात्राओं वर्णों के नियम नहीं होते, किंतु उसमें लयात्मक प्रवाह होता है। इसे मुक्त छंद की कविता कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? मुक्त छंद की कविता। संस्कृत की कविता में गायत्री छंद में और लंबी कविताओं में प्रायः इस मुक्त छंद को अपनाया जाता है। ठीक है, मुक्त छंद को गायत्री छंद में अपनाया जाता है। तो संस्कृत में तो 8 छंद जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है वेदों में। कौन कौन से? गायत्री, त्रिष्टुप और जगती, इस तरह से 8 छंद हैं। बृहति, वो छंद जो हैं संस्कृत की अगर बात करें उनमें एक छंद है गायत्री। गायत्री छंद क्या करता है कि एक लंबा खींचता है स्वर को, तो इसलिए गायत्री छंद की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो इसे मुक्त छंद भी कह देते हैं हम लोग। ठीक है, आजकल क्या है, छंद मुक्त कविता का ज़माना है। इस कविता में गद्यात्मकता होती है। आज के समय की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या है, गद्यात्मकता होती है। कविता में क्या होती है? कविता में गद्यात्मकता होती है। गद्यात्मकता आप समझेंगे। गद्यात्मकता मतलब कविता में क्या है, वाक्य जैसे दिखते हैं। ठीक है, वाक्य दिखते हैं। गद्यात्मकता क्या होगी? वाक्य। तो जैसे आप कहानी पढ़ते हैं उसमें गद्य में ही लिखी होती है, पद्य में वही चीज़ें होती हैं जो गीत संगीत जैसी होती हैं। लेकिन आज की जो छंद मुक्त कविता है, कौन सी है? छंद मुक्त। अगर छंद मुक्त कविता की बात करें, आज का ज़माना उसी का है। तो इस कविता में गद्यात्मकता, यूँ लगता है कि जैसे गद्य को ही कविता के रूप में डालने की कोशिश की है। ध्यान से देखने पर लोगों को लगेगा कि इसमें कविता के 3 गुण विद्यमान होंगे। एक होगी इसमें अनुभूति की तीव्रता। ठीक है, अनुभूति की क्या होगी? तीव्रता होगी। अनुभूति की तीव्रता जो मैंने आपको पहले भी बताया, किसी चीज़ को आप अनुभव करेंगे और इतना जल्दी अनुभव करेंगे। फिर तुकांतता का आश्रय। आजकल लोग जो कविता लिखते हैं उसमें ना अंत में तुकांत डाल देते हैं। जैसे ये लिखा ना, रद्दी में रद्दी डाल, बाबू मुसद्दी लाल। यहाँ डाल है, यहाँ लाल है, ये तुकांत कह देंगे। अर्थ लय के अनुरूप गति यति। ठीक है, अर्थ मीनिंग और लय मतलब किस तरह से बोलना है, उसके अनुरूप गति और यति। गति मतलब उसको बढ़ाना और यति मतलब स्टॉप करना। ठीक है, जैसे लिखा है, उदाहरण है, रद्दी में रद्दी डाल, बाबू मुसद्दी लाल। दफ्तर से घर आए पर घर घुसने से पहले ऐसे घबराए, जैसे चौखट के भीतर लंबा दहकता कोई रेगिस्तान हो और वो प्यासे हों। है ना? अब यहाँ पर किसकी अनुभूति हो रही है? अगर देखें आप तो व्यर्थता की अनुभूति हो रही है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ तुकांतता है, सब में तुकांत है। व्यर्थता की अनुभूति हो रही है, मतलब जो भी है हुआ व्यर्थ ही हुआ, उसका कोई मतलब नहीं था। व्यर्थ उसी को कहते हैं ना। जैसे रद्दी में रद्दी डाल, बाबू मुसद्दी लाल। दफ्तर से घर आए पर घर घुसने से पहले ऐसे घबराए, जैसे चौखड़ के भीतर लंबा दहकता कोई रेगिस्तान हो और वो प्यासे हों। है ना? तो चलिए शुरू करते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि आपने यहाँ देखा कि इसमें पंक्तियाँ छोटी बड़ी हैं, मात्राओं वर्णों का नियम नहीं, किंतु तुकांतता है, अनुभूति की तीव्रता और एक अजस्र लय बनी हुई है। रामधारी सिंह दिनकर की मुक्त छंद की कविता तो देखो, जैसे क्या लिखा है, चाहिए देवत्व पर इस आग को धर दूं कहाँ पर। फिर से बोलते हैं इसको, चाहिए देवत्व पर इस आग को धर दूं कहाँ पर, कामनाओं को विसर्जित व्योम में कर दूं कहाँ पर, अग्नि का वैचैन ये रसकोश बोलो कौन लेगा, आग के बदले मुझे संतोष कौन देगा। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई एक कविता है ना, तो ये मुक्त छंद में लिखी हुई है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ लिखा है कहाँ पर, यहाँ भी कहाँ पर, कौन लेगा कौन देगा। तो तुक जो है आपको अंत में दिख रहे हैं, है ना। तो इस तरह से ये कविता की रचना करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कविता की रचना कैसे होती है। सबसे पहले उसमें चाहिए अनुभूति, उसके बाद उसमें चाहिए तुकांतता, फिर उसमें चाहिए अर्थ लय के अनुरूप गति यति, तब जो है वो कविता बनने लग जाएगी। अब खुद भी हम कुछ सोच सकते हैं कि कविता कैसे बन जाती होगी। कविता क्या है कि जो कवि है उसकी जन्मजात प्रवृत्ति है
जो भी लोग कविता बनाते हैं उनको ना वो गुण जन्म से ही मिलता है। फिर वो क्या करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी वस्तु को ले कर के उसके ऊपर बोलना शुरू कर देते हैं। जब बोलते हैं तो लय में बोलते हैं, संगीत में उसको थोड़ी गति भी देते हैं। तो इस तरह से कविता जो है वो निर्मित होने लगी। तो कविता में जो मुख्य चीज़ होती है वो है छंद। तो छंदों में बांध देते हैं उसको। तो छंद अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आज हम लोग पढ़ते हैं कविता का निर्माण कैसे हुआ ये आपने जाना। इसके बाद हम लोग कहानी की रचना प्रक्रिया उसको समझेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगली वीडियो में आप देखें कहानी की रचना प्रक्रिया, ठीक है। आज तक के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।